हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड विद द टॉपिक पार्टनरशिप। और कल वाले टॉपिक में मैंने आपको पार्टनरशिप का एक तो बेसिक मतलब बताया था कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि पार्टनरशिप कंपनी के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कंपनी के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, मैंडेटरी कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। तो मैंने आपको कल एक तो बेसिक बताया था कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती है। बट हर बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करे नेसेसिटी नहीं है। ठीक है ना। फॉलो करो तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बट अगर कल से मैटर डिस्प्यूट में जाता है तो एक्ट ये बोलता है प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल बी एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अगर डीड है तो डीड के हिसाब से काम करना है। ठीक है ना। ये अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी के अंदर कंपनी एक्ट फॉलो करना कंपलसरी है। वहां आपके पास चॉइस नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हम फॉलो नहीं करेंगे। कंपनी बनाई तो कंपनी एक्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर मैंने आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताया था, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। रिलेशनशिप है टू या मोर देन टू पर्सन जिनने क्या एग्री किया, टू शेयर प्रॉफिट, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटर्न एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स, जो बताता है पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है ना। अच्छा, एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल कब है, जब या तो डीड नहीं है या डीड है बट वो डीड साइलेंट है। पहला प्रोविजन क्या है, प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर होंगे, कोई सैलरी रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? ठीक है, अब लिखो पॉइंट नंबर 4। देखो पॉइंट नंबर 4। अब है ना, देखो ये नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सारे पॉइंट मैं क्या वन बाय वन टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे, तो मैं वहां समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ नोटिंग करा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है ना। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट लिखो, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, विल बी चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको अभी सिर्फ ये दो पॉइंट बताए थे। एक तो प्रॉफिट लॉसेस इक्वली शेयर होगा, ये मैं समझा चुका हूं। सेकंड पॉइंट, सैलरी रेमुनेशन नहीं मिलेगा, ये पॉइंट मैं समझा चुका हूं। थर्ड जो पॉइंट है ना, ये मेरे को समझाना बाकी है। फोर्थ वाला पॉइंट भी समझाना बाकी है। ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट मैं आगे समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा हूं मैं। ठीक है ना। इसी तरह फिफ्थ पॉइंट में लिखवा रहा हूं बट अभी समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि उसका भी मैं कंसेप्ट पूरा आपको जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। ठीक है ना। तो आप लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, वॉल्यूम और तेज नहीं हो रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज। वॉल्यूम इसलिए तेज करें ताकि तुम सो नहीं जाओ। आधे लोग क्या सो जाते हैं नहीं तो बीच बीच में। इतना तेज फुल वॉल्यूम है तो भी देखना, अभी 5-10 मिनट आधे लोग हेड डाउन करके बैठ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज एट 6% पर एनम। लोन विल बी चार्ज एट 6% पर एनम। ये पॉइंट भी अपन अभी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। और एक लास्ट लिखो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैन बी डन ओनली ऑन अप्रूवल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ओनली ऑन अप्रूवल ऑफ ऑल पार्टनर्स। देखो, अब सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात पूरी। ये सारे प्रोविजन एक्ट के नोटिंग कर लिया, एक बार नोट कर लो पहले। अब सुनो मेरी बात। देखो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं,
ये वाला पॉइंट मैं समझा चुका हूं। प्रॉफिट और लॉसेस को लेकर डिस्प्यूट है, तो अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट और लॉसेस कैसे बटेंगे? इक्वल। अगर डीड साइलेंट है तो कोई पार्टनर कितना भी काम करे कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? ये टॉपिक अपन बहुत डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर तभी हो पाएगा जब अप्रूवल सारे पार्टनर्स का होगा। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो अज्यूम करो एक पार्टनरशिप बिजनेस है और उसमें 3 पार्टनर्स हैं। मान लो अपने ये 3 पार्टनर्स हैं, एक तो अपना है वेदांत है, एक है दिव्यांश है और मान लो एक है जलज है। अब मान लो बिजनेस अच्छा चलने लगा, बिजनेस बढ़िया चल रहा है और जलज ये बोलता है मैं ये चाहता हूं कि, अब मान लो बिजनेस अच्छा चला, आज से 15-20 साल बाद की बात है, 15-20 साल बाद मान लो दुनिया में एक छोटा जलज और आ गया, ठीक है ना? हाँ तो क्या है इसमें? ठीक है। अब क्या हुआ, बिजनेस बढ़िया चलने लगा और जलज अब ये बोलता है कि यार है ना, ये मेरा जो बेटा है इसको भी फर्म में पार्टनर बना लो। अब ये दिव्यांश पढ़ा लिखा नहीं तो बेचारे की शादी नहीं हुई। अब दिव्या बोला मैं तो पार्टनर नहीं बनाऊंगा। बोले हम तो नहीं बनाएंगे पार्टनर। और वेदांत एग्री हो गया, वाह ठीक है बना लो ना यार, क्या फर्क पड़ना है। अब देखा जाए तो 2 पार्टनर रेडी है कि एक नए पार्टनर को एडमिशन देने के लिए, ये रेडी है ये रेडी है, तो आप देखा जाए तो मेजोरिटी तो मीट हो गई। बट एक्ट ये बोलता है अगर, अच्छा अगर मान लो डीड में ऐसा लिखा है कि नए पार्टनर को एडमिशन दे देंगे इवन इफ मेजोरिटी एग्री, तो डीड के हिसाब से कर लो। बट अगर डीड साइलेंट है तो एक्ट ये बोलता है एडमिशन नए पार्टनर का तभी होगा जब सारे पार्टनर एग्री करेंगे। अगर दिव्यांश ने मना कर दिया एडमिशन नहीं होगा, तो एडमिशन नहीं हो सकता है। ये अगर कब, जब डीड साइलेंट है तो नए पार्टनर का एडमिशन तभी होगा जब सारे पार्टनर क्या मिलेगा? अप्रूवल। आई बात समझ में? तो अब आप बताओ, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन तभी लगेंगे जब क्या साइलेंट है? अगर डीड में स्पेसिफाइड है तो डीड के हिसाब से, फिर एक्ट नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या प्रोविजन है बताओ? प्रॉफिट और लॉसेस क्या होंगे? बोलो हमेशा, बोलो प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा? नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे होगा। सैलरी मिलेगी किसी पार्टनर को? नहीं मिलेगी। और एडमिशन तभी होगा जब सारे पार्टनर का क्या होगा? अप्रूवल होगा। तो दीज आर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। बट ये एप्लीकेबल कब है? जब डीड साइलेंट है। बोलो आई बात समझ में? अच्छा, पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां पे गिवन है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। रिलेशनशिप बिटवीन टू, और जिनने क्या एग्री किया? टू शेयर प्रॉफिट, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एनी कंफ्यूजन? वापस समझाऊं कोई भी पॉइंट? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। अब ये हमने एक बिल्कुल बेसिक पढ़ा पार्टनरशिप को लेकर के कि पार्टनरशिप का बेसिक मतलब क्या और डीड नहीं होती तो क्या प्रोविजन है एक्ट के, ठीक है ना? अब हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो लगाओ आप हेडिंग, चैप्टर नंबर 2 है ये, है ना? 1 नहीं करा रहा हूं, पहले मैं चैप्टर नंबर 2 ले रहा हूं। हेडिंग लगाओ चैप्टर नंबर 2। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 है ना? आप कॉपी में चाहो तो बोलिए चैप्टर नंबर 1 लगा दो हेडिंग, या चैप्टर नंबर 2 ही रहने दो, बुक में चैप्टर नंबर 2 ही है ये, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, इस चैप्टर का बोर्ड के अंदर फिक्स क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स का। बट अभी मैं बोलूं सिर्फ 3 मार्क्स का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन चैप्टर का रहता है। बट ये चैप्टर है ना, अपन जब आगे और चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, वहां भी इसके कंसेप्ट बार बार आएंगे अपने पास में। चैप्टर इजी है, अकाउंटिंग से ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, ठीक है ना? तो जनरली 12th में मैं एक बिल्कुल सिंपल चैप्टर से स्टार्ट करता हूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, सारे चैप्टर सिंपल है वैसे तो, ठीक है ना? बट हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। अब जब हम लोग बात करते हैं गुडविल की, व्हाट डू मीन बाय वर्ड गुडविल? बोलो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड गुडविल? और यहां पर एक वर्ड बोला वैल्यूएशन।
मैंने क्या बोला यहां पर एक वर्ड वैल्यूएशन वर्ड बनाया फ्रॉम द वर्ड वैल्यू, और किसकी वैल्यू करना? गुडविल की। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड गुडविल एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैल्यू? बताओ। वैल्यू मतलब उस असेट की पर्टिकुलर प्राइस निकालना, और गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन। अब है ना, एक बात बताओ, गुडविल हम लोगों ने जब 11th क्लास में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था गुडविल बताओ कौन सी कैटेगरी का एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है, बिकॉज दिस एसेट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी फेल्ड। बट गुडविल को वैल्यूएशन करना, अब बताओ गुडविल को क्यों वैल्यूएशन करना पड़ता है? सबसे पहले एक चीज समझो, गुडविल को वैल्यूएशन करना क्यों है, मतलब व्हाई देयर इज अ नीड टू वैल्यू गुडविल, इसका लॉजिक समझते हैं सबसे पहले। देखो एक चीज समझो, अज्यूम करो, अज्यूम करो एक डॉक्टर है जो अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रन कर रहा है। लॉजिक समझना ध्यान से। अज्यूम करो एक डॉक्टर है जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है, ठीक है ना? अब अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, या मान लो अज्यूम करो एक कोई टीचर है जिसका, जैसे मान लो मैं हूं, मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस चल रहा है। अब क्या हुआ, मान लो बिजनेस चल रहा था, इस जलज के मन में आया यार ये कोचिंग वोचिंग बढ़िया धंधा है, इतने बच्चे बैठे हैं, इंटू किया, इतना पैसा कमा रहे हैं सर, तो अपने भी कोचिंग ही डालनी है। तो जज ने सोचा एक काम करेंगे, अपने भी कोचिंग बिजनेस सेट करेंगे। अब मैं ना आपसे ऐसा पूछता हूं, डॉक्टर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, एक टीचर अपना कोचिंग रन कर रहा है, या कोई और इंडस्ट्री वाला बंदा है जिसका एक अलग बिजनेस सेटअप है। अब आप गए उस बिजनेस में, और मान लो जज आया 5-6 साल बाद और आके बोलता है सर मेरे को ही पढ़ाना है बच्चों को। तो मैंने कहा बढ़िया बात है, बात तू ही पढ़ा। तो बोले मेरे को आपके बिजनेस में पार्टनर बना लो आप, मेरे को बिजनेस में क्या दे दो, पार्टनर बना लो। अब पार्टनर मतलब ओनर बनना चाहते हो। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, इफ यू आर रनिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस जिसको चलाते हो आपको 10-12 साल हो चुके हैं, और कोई नया पर्सन आपके पास आता है और बोलता है मेरे को इस बिजनेस में पार्टनर बना लो, तो आप क्या बोलोगे? भाई तू पार्टनर बनेगा तो बता, सबसे पहले क्या बोलोगे, क्या कर साथ में? कैपिटल। आप क्या बोलोगे? पैसा इन्वेस्ट कर। अगर मान लो मेरा एक रनिंग बिजनेस है और कोई बंदा आके बोलता है मेरे को आपके बिजनेस में पार्टनर बना लो, तो मैं क्या बोलूंगा कि आप, अगर आपको पार्टनर बनना है तो क्या लेकर आओ मेरे बिजनेस में? कैपिटल लेकर आओ। इसने ठीक है सर मैं कैपिटल इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। अब सवाल होता है कैपिटल कितना? अब जैसे मान लो मैंने कहा एक डॉक्टर है, प्रैक्टिस चला रहा है, और एवरेज फी उसकी मान लो दिन की 300 रुपए, एक पेशेंट की 300 रुपए फीस है, कि वो एक पेशेंट से कितने रुपए लेता है। और मान लो दिन के लेट से सुबह भी सुबह भी कंसल्टेंसी देता है, शाम को भी कंसल्टेंसी देता है, और दिन भर में मान लो वो कम से कम 25 पेशेंट देख लेता है आराम से, ऑन एन एवरेज 25 पेशेंट तो एनी टाइम, इससे ज्यादा ही अच्छा डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, मान लो 25 भी मैंने कम लिया, मान लो दिन के 50 पेशेंट देख लेता है आराम से, और एडवांस बुकिंग चलती है उसकी। अब आप बताओ अगर 50 पेशेंट देख रहे हो 300 रुपए, तो मतलब कितना कलेक्शन हो रहा है एक दिन का? 15,000 कलेक्शन। ऐसे ही एक टीचर है, मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, और मान लो उसने एक बच्चे की फी लेट से 15,000 रुपए, और मान लो 100 बच्चे हैं, तो 15 लाख का कलेक्शन है। अब है ना, आप एक बात बताओ, वो डॉक्टर जो प्रैक्टिस रन कर रहा है वो एक बहुत नॉर्मल से हाउस में रन कर रहा है जिसको उसने रेंट पे ले रखा है, और रेंट दे रहा है मान लो 5,000 रुपए महीने का, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट मान लो एक टेबल पड़ी है, इधर उसकी चेयर पड़ी है, इधर एक एसी लगा हुआ है। तो देखा जाए जो उसका कैपिटल है, घर भी उसका नहीं है, किराए पे चल रहा है, और जो ओवरऑल कैपिटल है जिसमें चेयर आ गया, एसी आ गया, वो मोटा मोटा मान लो 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, या अपन और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं।
अच्छी ब्रांड का एसी लग रहा है, अच्छी वाली चेयर है, सब मिला करके 1 या 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, हायर एंड 2 लाख रुपए मान लो। एक टीचर जो बिजनेस चला रहा है उसे कोचिंग में मान लो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का है। अब है ना, एक बात मेरे को बताओ, अभी आपको ऐसा लगता है इस डॉक्टर के अगर हम पार्टनर बन गए और आपने कहा इक्वल पार्टनर बनेंगे हम, क्या बोला, हमको इक्वल पार्टनर बना लो। अभी मेरे को एक बात बताओ, जब वो आप गए डॉक्टर का कि मेरे को पार्टनर बना लो, अब वो बोलता है, आप पूछो आपको क्या चाहिए, बोला कैपिटल चाहिए। हमने कैपिटल क्या, 2 लाख में अगर 2 लोग भी डिवाइड करेंगे कितना कैपिटल देना है, तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। और आपने डॉक्टर को बोला कि फिर तेरे बाद 1 लाख रुपए मैं दूंगा, शायद तेरी जितनी फीस आएगी तुम्हारी उसमें आधा मेरे को दोगे आप, क्योंकि आप इक्वल पार्टनर बने हो ना। भाई सारे खर्चे कटेंगे, सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो दोनों में इक्वल बढ़ जाएगा। देखो लॉजिक समझना क्यों जरूरत पड़ रही है हमको, क्योंकि आपको जब लॉजिक क्लियर होगा ना तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके मन में ऐसी गणित चली कि यार 300 रुपए एक आदमी की फीस है, दिन में कितने पेशेंट देख लेते हैं आराम से, 50 पेशेंट देख रहा है आदमी, तो 300 × 50, 15,000 एक दिन का कलेक्शन है। 30 दिन मान लो काम करे, या अपन 26 दिन भी काम करे, 4 संडे हटा दे, तो ही मोटा मोटा हम ये मानते हैं 3,90,000 लगभग लगभग कलेक्शन आता है, कि 15,000 24, 3,90,000 रुपए तो दिन का मतलब महीने का कलेक्शन है। और उसमें आधा अपने को मिल जाए तो डिवाइड बाय 2, मतलब ये कितना हो गया, 1.5 लाख न 170, 185 आएगा ये, कि 185 तो एक महीने में निकाल लेंगे, और लगाना तो एक बार ही 1 लाख रुपए। अब बताओ, अच्छा बिजनेस प्रपोजल है ना, बढ़िया। ऐसे टीचर के पार्टनर बन जाओ, 15 लाख में 2 इससे हो जाए 7.5 लाख रुपए, खर्चा 5 लाख का है, आधा इन्वेस्टमेंट टीचर को दे दिया, 2.5 लाख रुपए दे दिए अपन ने, तो 2.5 लाख रुपए एक बार देने, 15 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए पहले साल मिल जाएंगे, तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है ये तो एक काम करो, अपन उस बिजनेस में पार्टनर बन जाते हैं। अब ये तो तुम्हारी सोच है कि हम बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करके पार्टनर बन गए, बट बताओ जब उस डॉक्टर के पास गए, क्या वो तुमको पार्टनर बनाएगा क्या? अच्छा, क्यों, उसको भी तो कैपिटल मिल रहा है, तुम आधा पैसा देने को तैयार हो, तो क्यों वो तुमको पार्टनर नहीं? अच्छा, उस डॉक्टर की अगर तुम हो गए, तुम एक अच्छी प्रैक्टिस रन कर रहे हो, या जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आके बोलता है सर मेरे को पार्टनर बना लो, तो आप एक बात बताओ, इफ यू वर इन द प्लेस ऑफ दैट डॉक्टर, जहां पे तुमको पता है हमारी महीने की 4.5 लाख रुपए की तो प्रैक्टिस फिक्स है, वो बंदा आए नहीं आए, और वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके पार्टनर बनना चाह रहा है, कैपिटल 1 लाख, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, और 1 लाख रुपए ही चाहिए, आधा पार्टनर बना, आधा पैसा देने को तैयार है वो, उसके बावजूद जब वो आधा पैसे देने को तैयार है, तुम उसको पार्टनर नहीं बनाना चाहते, ऐसा क्यों? सोचो, वाई यू डोंट वांट टू मेक दैट पर्सन एज अ पार्टनर ऑफ योर बिजनेस, क्या कारण है बताओ? सबसे पहली बात, आप बोलोगे सर सिर्फ कैपिटल पे कैसे पार्टनर बना ले हम लोग, सिर्फ कैपिटल। आज मेरे को एक बात बताओ, डॉक्टर के पास बिजनेस क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके आ रहा है क्या? आज तुम यहां पढ़ने आ रहे हो, क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसलिए आ रहे हो क्या पढ़ने, या टीचर्स प्रॉपर मिल रहे इसलिए पढ़ने आ रहे? कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो हमसे ज्यादा स्कूलों में है, स्कूल के पास ग्राउंड भी है, स्कूल का हमसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब कुछ अच्छा है, बट मेन कमी क्या है? टीचर्स। अल्टीमेट बात तो वही ना, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो दे आर फार फार अहेड देन अस, बट मेन कमी क्या है? टीचर्स। और टीचर्स किसको इंपैक्ट करते हैं आपकी? अब आप उस डॉक्टर के जब पार्टनर बनना चाहोगे तो वहां कैपिटल कंपोनेंट का कोई रोल ही नहीं है, वहां सबसे बड़ा रोल क्या है? वहां डॉक्टर के पास पेशेंट, उसके चेयर और उसको देख के नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर और पेशेंट आ रहे हैं क्या देख करके? डॉक्टर की गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है। आज वो डॉक्टर वहां बैठा है, अगर मान लो अपना डेस्टिनेशन चेंज कर देता है, एड्रेस चेंज करता है, तो लोग वहां चले जाएंगे, क्योंकि उसने जितने साल मेहनत की, मान लो उसने 10 साल 15 साल मेहनत की, तो उस 10 15 साल में उस बंदे ने क्या बनाई? अपनी गुडविल। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम उस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हो
तो एज अ डॉक्टर अपने मन में गणित लगाएगा, यार कैपिटल तो मेरा 1 लाख रुपए ही है, बट मेरे यहाँ पे मेजर कंपोनेंट क्या है। मैं क्या बोलूंगा, नहीं कैपिटल का तो पैसा चाहिए अगर पार्टनर बनाना भी है, बट साथ में और किसका पैसा चाहिए, गुडविल। कि आप अगर एडमिशन मेरी फर्म में लेना चाहते हो तो सिर्फ कैपिटल लेके नहीं बनोगे, आपको साथ में क्या देना पड़ेगा। अच्छा कोई बिजनेस ऐसा है जो बिल्कुल नया चालू हुआ, तो लोग जानते ही नहीं है, तो वहां तो गुडविल है ही नहीं। बट एक बिजनेस जिसको 10 साल 15 साल चलते हो गए, तो ओवर द पीरियड बिजनेस क्या बना चुका है अपनी, गुडविल। तभी तो होता है। जैसे आज मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा रिलायंस, अब मान लो इसके ओनर्स अगर नहीं भी रहे, आज जैसे टाटा है, टाटा का हमको पता है रतन टाटा की 1 साल पहले डेथ हो गई, बट क्या टाटा कंपनी बंद हो गई क्या, नहीं। जबकि जो भी फाउंडर्स थे उस फैमिली के, वो लगभग सबकी डेथ हो चुकी है, उसके बावजूद तो ब्रांड तो चल रहा है ना। इसका मतलब उस बिजनेस की खुद की अपने आप में इतनी बड़ी गुडविल हो गई कि बिना ओनर भी बिजनेस ऑटोनोमस मोड पे चल रहा है। तो अब बिजनेस में कैपिटल कंपोनेंट बड़ा नहीं है, बड़ा कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, गुडविल का। इसी तरह आप समझो, आपने किसी बिजनेस को ज्वाइन किया, तो सामने वाला बोला भाई कैपिटल लेकर आ, गुडविल लेकर आ। अब आप समझो, मान लो इस डॉक्टर ने जब प्रैक्टिस चालू की, दो लोगों ने एक साथ मिलकर चालू करी, दो डॉक्टर्स थे, एक साथ मिलकर प्रैक्टिस चालू करी, 20 साल हो गए चलते हुए, और 20 साल में बहुत अच्छा नाम बना है। दो लोगों ने साथ में मिलकर चालू करी, 20 साल तक बिजनेस चलाया, दे हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन इन 20 ईयर्स, बहुत अच्छा नाम बना लिया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। 20 साल के बाद एक डॉक्टर बोलता है मैं अब बिजनेस आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता हूं, कि अब मेरा मन नहीं है और अब मैं बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। होता है ना कि मैं तबियत खराब है, अब मेरे फैमिली, अब मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। अब रिटायरमेंट लोगे तो आप क्या बोलोगे डॉक्टर को, एक काम करो तुम कैपिटल लेके चले जाओ, नहीं। वो बोलेगा ना भैया मैं जाऊंगा तो मेरे नाम से बिजनेस में पैसा तो आएगा ना। आज ऐसा थोड़ी ना कि टाटा की डेथ हो गई तो टाटा बिजनेस ही बंद हो गया। अब वो दो डॉक्टर ने बिजनेस चालू किया, 20 साल तक तो दोनों ने मिलकर मेहनत की ना। तो जब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो वो क्या बोलेगा, कैपिटल तो चाहिए प्लस साथ में और किसका पैसा चाहिए। क्योंकि बिजनेस इस फॉर्मेट में आ चुका है कि अगले, अब ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, जैसे मैंने कहा, मान लो अज्यूम करो, मैंने कहा बिजनेस ऐसा है कि दो डॉक्टर अगर आज दोनों ही छोड़ देवे और कुछ भी एफर्ट नहीं किया जाए, तो भी 20 साल में उन्होंने इतना नाम बना लिया कि अगले 2-3 साल तो बिना कुछ करे भी चल जाएगा। तो बोलेगा अगले 3 साल तो मैं नहीं रहूंगा, तो भी कमाओगे मेरे नाम से तुम, तो इसलिए मेरे को कैपिटल का ही पैसा दो और किसका पैसा दो, गुडविल का। तो गुडविल का वैल्यू क्यों करना पड़ेगा, एक तो जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको बताना पड़ेगा ना भाई तो इतना पैसा लेकर आ। दूसरा, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, अब कोई पार्टनर छोड़ के गया तो आप बोलोगे, वो बोलेगा मेरे को कैपिटल तो दो प्लस साथ में और किसका पैसा दो, मेरी गुडविल का, क्योंकि मेरे नाम से भी तो कमाओगे आप आगे। तो जनरली जब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट बनते हैं तब ये सारे पॉइंट लिखे जाते हैं। अभी क्या अपन जब धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ेगी, मैं आपको एक प्रॉपर डीड बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड बनती कैसे। तो जब भी डीड बनती है तो उसके अंदर हमेशा ये पॉइंट लिखे लिखा जाता है गुडविल को वैल्यू कैसे करें, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है या पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है। इसे मान लो किसी पार्टनर की लेट से डेथ हो गई, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो घर वालों को पैसा देना पड़ेगा। उस केस में भी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल का भी पैसा देना पड़ेगा और किसका पैसा देना पड़ेगा, गुडविल का। तो गुडविल का जब पैसा दोगे तो वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना कि कितना पैसा देना है। ये कारण है कि हमको क्या वैल्यू करना पड़ता है, गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। तो अब आप एक चीज समझो, गुडविल को वैल्यू कब कब करना है, जब किसी पार्टनर का क्या होगा, एडमिशन, जब कोई पार्टनर का क्या होगा, रिटायरमेंट, जब किसी पार्टनर क्या हो जाए, डेथ हो जाए या रेशियो बदल जाए। अब मान लो ए और बी पार्टनर्स थे, ये 3 पार्टनर्स थे, जीवन भर काम किया, 1:1:1 इक्वल बांटा, जो पैसा आया इक्वल बांटा, मतलब तीनों ने इक्वल एफर्ट डाले। अब सोचा अब इस रेशियो को बदल के 3:2:1 कर देते हैं। ये आता है ना तुमको रेशियो सिंप्लीफाई करना, 3:2 या 3/6, 2/6, 1/6, इसको आइडिया है ना। 1:1 1/3 1/3 1/3, दो पार्टनर है इक्वल है, ए और बी दो पार्टनर इक्वल है, मतलब 1/2, और ये सबको आइडिया है, ये मेरा अजम्पशन है, तुमको आइडिया है ना।
तो अब आप बताओ गुडविल को वैल्यू कब कब करना पड़ेगा? जब किसी पार्टनर का क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा? एडमिशन। कोई पार्टनर क्या होगा? रिटायरमेंट। या किसी पार्टनर क्या होगी? डेथ। या फिर आपने रेशियो चेंज कर दिया, तो बोलेंगे भैया रेशियो चेंज किया तो गुडविल वैल्यू करो। आई बात समझ में? और ये सारे चैप्टर्स के नाम है अपने, तो जब ये चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी वापस गुडविल वैल्यूएशन सीखना पड़ेगा हमको। आई बात समझ में? तो लिखो, आप लोग स्टार्ट करो, लिखो आप। गुडविल रेफर्स टू, goodwill refers to intangible asset of the firm intangible asset of the firm and goodwill need to be valued whenever। अब कब कब गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा? तो लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो गुडविल नीड टू वैल्यू व्हेनेवर change in profit sharing ratio, admission of the partner, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अमालगमेशन मतलब मर्ज हो जाना, है इस बार आ गया अमालगमेशन ऑफ द फर्म। तो ये सारे केसेस जब जब हमको गुडविल को वैल्यू करना है, तो कब कब वैल्यू करना है? जब सबसे पहले फर्स्ट केस क्या है? रेशियो चेंज हो जाए। सेकंड केस क्या है? एडमिशन हो पार्टनर का। थर्ड केस क्या है? रिटायरमेंट। फोर्थ क्या है? अब इन सारे केसेस में हमको गुडविल को वैल्यू करना है। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। देखो मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कौन कौन से मेथड्स है गुडविल को वैल्यू करने के? तो लिखो फर्स्ट, पहले लिखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में दो मेथड हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। देन योर सुपर प्रॉफिट मेथड।
इसमें वापस दो पार्ट हैं। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो ध्यान देना, नोट कर लिया इसको, सब नोटिंग कर लिया। ठीक है सब लोग, अब ध्यान देना आपस। अब देखो इधर ध्यान दो, गुडविल वैल्यूएशन कब कब करना है। मैंने अभी आपको बताया गुडविल कब कब वैल्यू करना है। दीज आर द रीजंस फॉर वैल्यूएशन। फर्स्ट रीजन क्या है, रेशियो चेंज हो। सेकंड क्या है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट, डेथ या अमालगमेशन, दो फर्म का मर्ज हो जाना। क्या मेथड्स है गुडविल को वैल्यू करने के, तो मेजर तीन मेथड्स हैं। कितने मेथड है गुडविल को वैल्यू करने के, तीन मेथड। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, फर्स्ट को क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल को वैल्यूएशन करने के देयर आर थ्री मेथड। फर्स्ट इज नोन एज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज नोन एज सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड इज नोन एज कैपिटलाइजेशन मेथड। नोटिंग कर लिया इसको, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग कल से करेंगे।